OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. Today's topic is simple बजट. अब बजट आप लोगों ने सुना होगा अपने घर पे या न्यूज़ में कि बजट आ रहा है या इस महीने का बजट बिगड़ गया, समथिंग लाइक दैट. सो टुडे वी विल स्टडी दैट व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ बजट या क्या क्या चीज़ें आती हैं बजट में. तो सबसे पहले जो चीज़ आती है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मतलब क्या निकलता है. जब आपकी मम्मी कहती हैं या जो आपके न्यूज़ में आता है कि देयर इज़ अ बजट विल बी प्रपोज्ड लेटर ऑन और द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रपोज्ड अ बजट एंड देन उसके ऊपर इतनी सारी बातें होती हैं. सो व्हाट एक्चुअली इज बजट. बजट को समझने से पहले आप दो तीन टर्म समझिए. दैट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, estimated income. Now estimated means futuristic. We are expecting that, let's say, 10,000 rupees will be the expenditure for the next month. 10,000 रुपए खर्च होगा. कब होगा? इस महीने में. तो उससे पहले ही हम लोगों ने उसका एक लेट्स से रफली एस्टिमेट कर लिया कि हाँ 10,000 रुपये जो खर्चा हो रहा है इट विल कम अंडर लेट्स से राशन, इट विल कम अंडर लाइट एक्सपेंडिचर, इट विल कम अंडर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इट विल कम अंडर मोबाइल बिल एंड एवरीथिंग. सो हाउस होल्ड में हम लोग कहते हैं कि इतना इतना खर्चा होने वाला है. सो होने वाला है, दैट इज फ्यूचरिस्टिक. होने वाला है, हुआ नहीं है. हम लोग बजट हमेशा फ्यूचरिस्टिक बेसिस पे बनाते हैं. दैट इज वी डोंट से दैट इतना हुआ था या इतना तुम्हारा हो चुका है. नहीं, इट्स ऑलवेज अबाउट फ्यूचरिस्टिक दैट दिस मच अमाउंट विल बी स्पेंड ऑन लेट्स से जून ऑन पर्टिकुलर इंसिडेंट. सो दिस थिंग, दिस इज व्हाट फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट मीन्स. सो बजट ज्यादातर एस्टिमेटेड और फ्यूचरिस्टिक बेसिस पे ही बनता है. सो अब बात आती है एक्सपेंडिचर. Here when we are saying expenditure, it means that money we are spending. Now in terms of government, obviously it means public expenditure. Now students, do remember that public expenditures means expenditure done on public. Expenditure done on public means let's say इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर. इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर क्या होता है? रोड, रेलवेज, ये सारी चीजें बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इतना याद रखिएगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक के ऊपर जब खर्चा किया जा रहा है वो होगा एक्सपेंडिचर. कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है. हम लोग गवर्नमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बजट एंड इन बजट वी हैव एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर and estimated income. So firstly what we are doing is we are calculating कि इतना हमारा खर्चा होगा. ठीक, इसके बाद आता है estimated income. Now estimated income is obviously tax revenues and non-tax revenues. See, government earns money through taxes or non-taxes. So इतना वो लोग सोच रहे हैं कि इस महीने हमें इतना रुपया मिलेगा और हम लोग इतना रुपया खर्च करेंगे. इसका अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाए, सो दैट स्टेटमेंट इज एक्चुअली बजट. सिंपल है. व्हाट इज अ बजट? इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड इनकम डन बाय द गवर्नमेंट. किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है. किसके बेसिस पे किया है? एस्टिमेटेड कि कितना खर्चा आएगा और हमें कितना इनकम मिलेगा. अगर इस बेसिस पे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहा है, सो दैट इज बजट. बजट कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा.
फाइनेंस डिपार्टमेंट। किसके साथ? नीति आयोग। नीति आयोग के मदद से फाइनेंस डिपार्टमेंट जब एक बजट प्रिपेयर करता है, उसको वो पार्लियामेंट में ले जाता है। पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस विल गिव सम फेवर एंड नॉन फेवर वोट्स कि हाँ, ये आपने सही एस्टिमेट किया है, ये आपने गलत एस्टिमेट किया है। सो जब पार्लियामेंट से पास होगा फिर वो जाएगा हमारे पास, तब वो लागू होगा या लेवाए होगा, जो भी आप समझिए इसको। सो गवर्नमेंट हमेशा ऐसे ही काम करती है अपने बजट को लेकर। ठीक, फर्स्ट पार्ट में वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ बजट। सेकेंड पार्ट comes with the टाइप्स ऑफ बजट में पहला जो टाइप आता है that is surplus. The second type is deficit and third one is balance. Surplus when your revenue is more than your expenditure. Students, do remember this thing that हम यहाँ पर रेवेन्यू वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर वर्ड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेवेन्यू किया है क्योंकि रेवेन्यू का मतलब भी इनकम ही होता है। कहीं कहीं बुक्स पे आपको रेवेन्यू या इनकम दोनों में से कोई एक वर्ड आपको मिलेगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट कम्स surplus. The opposite of surplus is deficit, where your expenditure is more than your revenue. And balance is where your expenditure is equal to your revenue. अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा कि this is the best one, and government when in a problem always try to achieve this. At least जितना इनकम हुआ है उतना ही एक्सपेंडिचर हो। The best one is always this. But ये तब होता है जब कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग हो। कहने का मतलब है whenever a country is underdeveloped or developing, obviously its expenditure will always be more than its revenue or income. Why? Because that country needs all the expenditure, let's say infrastructural development or socio-economic development or academic development or arms and ammunitions expenditure. Each and every expenditure will be more, and because the country is still developing or underdeveloped, that's why the revenue part is obviously low than the expenditure. वहाँ पे ज़्यादातर ये देखा जाता है कि deficit budget हो रहा है, and developed countries obviously their surplus is more, and balanced one rarely ये कभी कभी आता है, ये बार बार आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। and technically balanced budget is actually not a good budget. A good budget is always a surplus budget, and if it's a deficitary budget, that shows actually that the country is developing or making expenses or incurring expenditure, any term, incurring expenditure on its infrastructural development या अपने citizens के ऊपर वो खर्चा कर रहे हैं। तो इस पार्ट में आपको ये तीनों चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। That is, first is surplus, second is deficit, and third is balance. तो ये टाइप्स हैं। ऑब्वियसली मैं फिर से बता दूं कि ये तीनों या बजट आपके हमेशा कौन बनाता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके थ्रू बनाता है? नीति आयोग के रिकमेंडेशंस के थ्रू ये बनाता है, एंड वो प्रपोज होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से जब वो पास होता है देन वो उसको अप्लाई करते हैं आपकी इकोनॉमी पे। तो ये था आपके मीनिंग्स एंड देन टाइप्स। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे बजटरी पॉलिसीज। लेट्स सी। सो द थर्ड पॉइंट इज budgetary policies. Now, budgetary policy क्या है? Obviously,
It includes two aspects. पहला फिस्कल पॉलिसी और दूसरा रेवेन्यू पॉलिसी। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि बजटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ। पॉलिसी मीन्स फ्रेमिंग आउट रूल्स या लेट्स से रेगुलेशंस। ठीक, अब बजट जब हम लोग बना रहे हैं, व्हेन वी आर फ्रेमिंग अ बजट, देन वी ऑब्वियसली हैव सम पॉलिसीज टू कीप थिंग्स इन माइंड कि ऐसे ऐसे चीज़ों को लेना है, ये चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे, ये चीज़ें हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, या एज पर द इकोनॉमीज नीड हम लोगों को ये पर्टिकुलर चीज़ें इस बार नए इंक्लूड करनी है, या ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो कि शायद अब इकोनॉमी में ज़रूरत नहीं है, सो वी कैन ऑब्वियसली ऑब्सोलीट देम। सो ये सारी चीज़ें हैं आपके बजटरी पॉलिसीज। तो जब हम लोग बजटरी पॉलिसीज बनाते हैं, देन वी कीप दीज टू थिंग्स in mind. First is fiscal and second is revenue policy. Fiscal policy is obviously tax policies and non-tax policy. Again, what is a tax policy and non-tax policy? All those items through which government is earning tax will come under tax policy. All those items which are non-taxable in nature, let's say fees, fines, तो ये सारी आपकी नॉन टैक्स पॉलिसीज में आएंगी। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि पेट्रोल के दाम इट्स राइजिंग, सो क्या हुआ, क्योंकि उसके ऊपर थोड़े से चार्जेस लगा दिए जाए। ठीक, तो जो भी चार्जेस हैं, जो भी टैक्सेस लगाए गए हैं, तो वो टैक्स पॉलिसीज में आए होंगे, तभी वो लगाया गया है। बिना इसके आप लेवाएं नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नॉन टैक्स पॉलिसी, बिकॉज राइट नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, सो पुलिस इज ऑब्वियसली चार्जिंग सम अमाउंट दोज हु आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ लॉकडाउन, तो ये आपका नॉन टैक्स पॉलिसी में आएगा। तो ये हर एक चीज कहीं ना कहीं कुछ लिखा गया है, कुछ ऑलरेडी पहले से प्री डिटर्मिन्ड है। जैसे मैंने कहा, बजट इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक, तो पहले से ही ये सब सोच लिया गया कि अगर ऐसा ऐसा हुआ, देन वी विल लिवाय दीज थिंग्स, इफ these conditions happen, then these taxes will increase, these taxes will come down, or we will decrease the percentage. So this is how whole thing is being predetermined on the basis of some rules and regulations or some policy जो कि पहले से बनाई जा चुकी है। अभी हम लोग फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये दो चीजें पढ़ रहे हैं कि टैक्स में कैसे क्या होगा, नॉन टैक्स आइटम्स में कैसी क्या चीजें होंगी, तो इसके बेसिस पे जब पॉलिसीज बनाई जाती हैं, सो दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ये ओवरऑल बजटरी पॉलिसी का पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज ऑब्वियसली रेवेन्यू। अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कितना इनकम आ रहा है और कितनी हमारी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी है, हम लोग कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना हमारा एक्सपेंडिचर है। फिर वही चीज़ कि हम लोग हमेशा सोचेंगे कि इनकम शुड बी मोर देन आर एक्सपेंडिचर। इफ वी आर गोइंग दिस, देन हम लोगों के पास सरप्लस रहेगा, हम लोग फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रख पाएंगे। सो एवरी गवर्नमेंट ऑलवेज एम फॉर दिस, दैट देयर इनकम शुड बी मोर, their expenditure should be less, so the difference amount can be used for futuristic purposes. So this is your revenue policy, this is your fiscal policy. Let me repeat it once again. Budgetary policies का मतलब हुआ कि ऐसे policies जिसको दिमाग में रखकर या जिसके बेसिस पे पूरा बजट फ्रेम आउट किया जाए। So under that we have fiscal policy, then we have revenue policy. Fiscal policy में हम लोग tax पॉलिसी और नॉन टैक्स पॉलिसी पढ़ते हैं। टैक्स पॉलिसीज आर ऑल दोज आइटम्स विच आर टैक्सेबल इन नेचर। हम लोग जो टैक्स लगाते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, देन आपका एक्सपेंडिचर में जो भी टैक्सेस आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो आपके टैक्स पॉलिसीज में आएंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हियर व्हाट वी थिंक इज दैट हाउ मच अमाउंट शुड वी चार्ज अंडर दीज टैक्स पॉलिसीज, और शुड वी डिलीट और शुड वी कैंसिल some taxes.
सो ये आपके टैक्स पॉलिसीज। नॉन टैक्स पॉलिसीज में आपके फीस एंड फाइन्स आते हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन कौन से चीज़ें हम लोग फाइन्स या चार्जेस ऐसे लगा सकते हैं पब्लिक पे अगर ज़रूरत पड़े तो। नेक्स्ट हमारा आता है रेवेन्यू पॉलिसी का जो मेन एम होता है वो होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम लोग ये ज़्यादातर सोचते हैं कि आर इनकम शुड बी मोर देन दी स्पेंडिंग सो दैट वी कैन पुट सम एक्स्ट्रा अमाउंट असाइड फॉर आवर फ्यूचर पर्पसेस। तो ये आपका रेवेन्यू पॉलिसी हुआ एंड दिस वन इज योर फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। अब बजट बनाने के पीछे रीजंस क्या है, या जब बजट बनाया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखा जाता है। लेट्स से ऑब्जेक्टिव्स वी कैन से नीड और functions. Objectives of budget can be need of budget or the functions which a budget does. तो ये भी आपका एक तरीके से तीनों सब पार्ट्स को आप एक साथ मिला के पढ़ सकते हैं, कुछ अलग से या कुछ नया नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स का आपका नीड होगा, बट यस स्टूडेंट डू रिमेंबर दिस थिंग, whenever we are writing need, your way of explanation will be different. Whenever we are writing objectives, try to add to in the starting, to allocate resources, to find some purposes. So two word use कर लीजिएगा, ठीक। functions again the same thing but way of explanation will be different. तो तीनों चीज़ें एक तरीके से सेम है। basic idea of these three are actually same. What you have to do is you have to just mend your words or writing style to explain this thing. Okay. So अब पहले पे आते हैं कि objectives क्या है। पहला है allocation of resources. So resources here means first is natural and second is man-made. अब कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि हमें नेचुरली मिले हैं, लेट्स से फॉरेस्ट, एंड मैन-मेड दैट इज लेट्स से डैम. सो when we have to spend those resources or when we have to use those resources, we should know that how much amount of those resources should we spend on which sectors. So that is all predetermined or let's say all futuristic approach. So again जैसे एक सिंपल सा है कि इस साल हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को आगे बढ़ाना है, जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको आगे रखना है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा कराना है, एक एग्जाम्पल. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्पेंड मोर मनी ऑन दोज थिंग्स, ऑन दोज सेक्टर्स और ऑन दोज डिपार्टमेंट्स. तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं. वी शुड नो विच आर मैन मेड, विच आर नेचुरल, एंड हाउ टू स्पेंड इट, that the amount of budget, then where to spend, when to spend and how much to spend. तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पहले से नहीं पता होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगा कि कब कहाँ कैसे एक्सपेंडिचर करें. सो फॉर दिस थिंग व्हाट वी विल डू इज वी विल एलोकेट सम मनी ऑन फ्यूचर बेसिस, दैट इतना रुपया हम लोग इस डिपार्टमेंट पे खर्च करेंगे तो इसका इतना अमाउंट हम लोग बना के रखते हैं. So that thing is this allocation of resources. ठीक. Second comes risk factor, and obviously risk factor means to minimize it. Any risk foreseen or unforeseen. अब जो दो वर्ड मैंने यूज किए, foreseen और unforeseen. एक चीज foreseen जो हम लोग समझ सकते हैं, we can predict that these losses can be there. Unforeseen which we can't predict that these losses may happen or not. Like after the first wave of COVID, we all know that the second wave will come. So that is a
We know this thing, so that is already foreseen. So for that, government has already allocated the money. For unforeseen, let's say any storm occurred, any earthquake happened, so that is unforeseen. So to minimize that risk or minimize the loss, we are again allocating the money under budgetary policies. Third point is balanced growth. Now, students, when I am saying growth, means growth of economy. We all know that economy is being divided into three parts: primary, secondary and tertiary sector. Now, primary sector, I hope you remember primary, secondary and tertiary. So primary sector deals with all those things, all those resources which are natural. Secondary are all those things which are connected with primary sector, and tertiary is the service sector. तो कौन से सेक्टर को ग्रो करवाना है या कौन सा सेक्टर लैग कर रहा है, लैग का मतलब है पीछे जा रहा है, वहां पे पता चला इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसके बेसिस पे जब हम लोग पर्टिकुलरली अपना अमाउंट चैनलाइज कर देते हैं, सो ये भी एक काम हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव्स या नीड या फंक्शंस ऑफ बजट में. अब चैनलाइज का मतलब क्या हुआ? सपोज वी आर सीइंग दैट आवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी sector is going fine. Whatever expenditure is being done, उतना उससे ज़्यादा या उतना ही आपका इनकम वहाँ से अर्न हो रहा है. Now coming to this tertiary sector. Suppose in tertiary sector we have seen, let's take an example of transportation. A primary and secondary was doing good, but tertiary sector is not doing good, and particularly this transport sector. अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितना भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उतने ही उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है. तो व्हाट गवर्नमेंट विल डू इज गवर्नमेंट विल ट्राई टू एलोकेट एस मनी और पॉलिसीज इन सच अ वे दैट ट्रांसपोर्टेशन आपका इंक्रीज हो. अब ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बूम आए. अब कैसे हो सकता है? सपोज गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस न्यू व्हीकल्स और न्यू व्हीकल लॉज, ठीक, या गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस लेट्स से एनी टैक्सेस और लेट्स से इंट्रोड्यूस एनी चार्जेस विच इज लेस देन द प्रीवियस और ऑलरेडी लेवाइड चार्जेस. इससे शायद नए चार्जेस कम होंगे. उससे क्या होगा? लोग और एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अपने बिजनेसेस ओपन करेंगे, और जैसे ही वो ओपन करेंगे ये सेक्टर अपने आप आगे आएगा. सो दिस इज हाउ, दिस इज सिंपलेस्ट एग्जाम्पल. बहुत सारे चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर ऐसे वर्कआउट किया जाता है. तो ट्रांसपोर्टेशन में एक मैंने एग्जाम्पल लिया कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को अगर बढ़ाना है, उन्होंने इस तरीके से काम किया. तो ये होता है बैलेंस ग्रोथ, क्योंकि हमें हर एक सेक्टर को लेके चलना है, हमें हर एक सेक्टर के ग्रोथ को देखना है. ऐसा ना हो कि सिर्फ प्राइमरी ग्रो कर रहा है या सिर्फ सेकेंडरी ग्रो कर रहा है या सिर्फ टर्शरी ग्रो कर रहा है. आप प्रॉपर growth should be there in each and every sector of the economy. अगर ऐसा हो रहा है तो ही country overall grow करेगी. So this is balanced growth. The fourth point is economic stability. Now obviously this thing is actually linked with this. जब बैलेंस ग्रोथ होगा तो अपने आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी. नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है जहां पे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना हो, और अगर कोई एक चीज़ हो रही है दैट इज इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल्ड है, मतलब गवर्नमेंट कैन इजीली कंट्रोल इन्फ्लेशन, देन दैट सिचुएशन और दैट कंडीशन इज एक्चुअली गुड फॉर द इकोनॉमी. सो दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो हमेशा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो हमेशा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दिमाग में रखकर ही बनाई जाती हैं कि हाँ, ऐसे पॉलिसीज़ ना बनाई जाए जिस वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाए या डिफ्लेशन आ जाए, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर एक्चुअली बैड फॉर द इकोनॉमी. सो any policies, any rules and regulations government is framing out,
So government will always keep this thing that overall expenditure done should not bring the inflation or deflation in the economy. The last point is redistribution of wealth. Now here you can mention those rich class and poor class. See, when government is working, government should keep this thing in mind that all those rules and regulations should not be burdened on some particular people, let's say rich class. If government is, let's say, charging high taxes on rich class again and again, what they will do is they will start, let's say, saving more, or let's say start investing more in foreign countries. So that is bad for our own country. Suppose government is neglecting the poor people and just focusing on rich class, that is favoring rich class, again the gap between rich and poor will widen up. That is also bad. So क्या गवर्नमेंट करेगा? गवर्नमेंट ये करेगा कि गवर्नमेंट रिच के ऊपर एक एवरेज टैक्सेस लगाएगा और पुअर पे उस टैक्सेस से जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उसकी फैसिलिटी पुअर क्लास को देगा, जस्ट टू मेक द बैलेंस्ड इकोनॉमी. अगर ये बैलेंस नहीं रहा, रिच क्लास बहुत ज़्यादा रिच हो गया एंड पुअर क्लास बहुत ज़्यादा पुअरर हो गया, तो करप्शन या बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्राइम रेट्स या करप्शन चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी. सो दिस इज ऑब्वियसली बैड फॉर द इकोनॉमी. तो ये हर एक चीज़ आपके ऑब्जेक्टिव्स या लेट्स से नीड या फिर फंक्शंस में आते हैं. स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर वन थिंग दैट दिस नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस actually depends on country to country. Suppose a country is developed, then its objective will be different. ये जो 5 हैं ये जनरल हैं, ये बेसिस हैं. ये 5 हमेशा ज़्यादातर हर एक इकोनॉमी में देखने को मिलता है, हर एक बजटरी पॉलिसी में ये पांचों का आपको थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा. बट दैट डज नॉट मीन दैट ओनली these 5 will be the objectives or the need or the functions of budget. No, that depends on the person. Let's say whether the person is from a developed country or underdeveloped. तो वो जैसे ही बजट बनाएगा उसके जो आइडियाज होंगे, उसके जो पॉलिसीज होंगे वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे. अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कंडीशंस. राइट नाउ द होल वर्ल्ड इज फेसिंग कोविड. तो कोविड की वजह से हो सकता है बजटरी पॉलिसीज में पूरा चेंज आ जाए, या बजटरी पॉलिसीज के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनमें आपको चेंजेस देखने को मिले. सो डोंट गो दैट दीज 5 आर ओनली देयर अंडर ऑब्जेक्टिव्स और नीड और फंक्शंस. नो, दीज 5 आर द बेसिस. हाँ, नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स हो सकते दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस और दैट डिपेंड्स ऑन द करंट सिचुएशंस. दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द करंट सिचुएशंस और the type of the economy, whether it's a developed, underdeveloped or developing. So this is all about your meaning, types and objectives of budget. Next class हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे. Till then, take care. Thank you.